गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे क्लास 12th की, जिसका वीडियो बहुत लेट हो गया है। वेरी सॉरी फॉर दैट। हम लोग चैप्टर 1 आज ले रहे हैं क्लास 12th का, डेट इज़ रिलेशन एंड फंक्शंस। इसके बारे में आप कुछ क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं, और आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, उसी रिलेशन एंड फंक्शंस को लेके और भी चीज़ें जानेंगे इस क्लास 12th में। ठीक है ना? तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले मुझे थोड़ा सा क्या करना होगा, आपको फिर से रिकैप करना होगा जो आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो। ठीक है ना? क्योंकि जब तक वो आपको याद नहीं आ जाता अच्छे से, जब तक वो आपको याद नहीं होगा, जब तक आप उसके बारे में अच्छे से नहीं जान पाओगे, तब तक आप इस चैप्टर में आगे आप नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है ना? इसलिए हमें वो चीज़ रिकैप करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या क्या रिकैप करना है पिछली क्लास से। सबसे पहले बात आती है सेट्स की, फिर बात आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, फिर बात आती है ऑर्डर्ड पेयर की, फिर बात आती है रिलेशंस की, फिर बात आती है डोमेन, कोडोमेन, रेंज, फिर फंक्शन, और फिर सम स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस जो कि हम लोग को इस साल पढ़ना है जिनके बारे में। ठीक है ना? तो आइए शुरू करते हैं सेट्स से। ठीक है ना? क्या याद है आपको सेट्स के बारे में? कुछ याद है? थोड़ा बहुत समझिए ध्यान से। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन होता है ना, वो सेट होता है। ठीक है? जैसे अगर मैं कहूं कि वी वी डेट इज सेट ऑफ वॉवेल्स में अगर लूं, तो उसमें कौन कौन आ जाएगा? AEIOU। ठीक है ना? जब कुछ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को हम ब्रेसेस में बंद कर देते हैं, तो वो एक सेट बन जाता है। क्या बन जाता है? सेट बन जाता है। और जितने भी सेट्स होते हैं ना, उन्हें हम कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। ठीक है? ये बात समझ में आ गई कि सेट्स क्या होता है, याद आ गया होगा शायद आपको। इसके बाद बात आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। किसकी बात आती है? कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि जब भी दो सेट्स के एलिमेंट्स को हम क्रॉस कराते हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं, जब भी दो सेट्स के एलिमेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट कराया जाता है, उसे ही हम नाम देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे मैं एक सेट लेता हूं जिसमें कि ए, बी और सी तीन एलिमेंट्स हैं। एक दूसरा सेट लेता हूं जिसमें 1, 2 और 3, इसमें भी तीन एलिमेंट्स हैं। इन सेट्स के एलिमेंट्स का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे ना, दैट इज ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी होता क्या है? ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स आते हैं एक्स कॉमा वाई टाइप के। ए क्रॉस बी एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट्स होंगे एक्स कॉमा वाई टाइप के, जहां पे जो एक्स है ना, एक्स, वो कहां से आएगा? वो सेट ए से आएगा। x बिलोंग्स टू ए। और जो ये y है ना, ये y सेट b से आएगा, दैट इज y बिलोंग्स टू b। बात समझ में आ रही है? मतलब कि a क्रॉस b जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, वो किन्हीं भी दो सेट्स के एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जिसमें कि जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं वो x y टाइप के, यानी कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखे जाते हैं, जिस कोऑर्डिनेट का पहला कंपोनेंट जो होता है वो पहले सेट का होता है, और जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो दूसरे सेट का होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे यहां पे a क्रॉस b चाहिए, इन दो सेट्स में मुझे a क्रॉस b चाहिए, तो हमारा सेट कैसा बनेगा? आप देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम a को लेते हैं। तो a को तीन एलिमेंट्स के साथ क्रॉस कराना पड़ेगा ना, दैट इज a कॉमा 1, a कॉमा 2 एंड a कॉमा 3। इसी तरह से b को लेंगे तो b कॉमा 1, b कॉमा 2 एंड b कॉमा 3। इसी तरह c को लेंगे तो c कॉमा 1, c कॉमा 2 एंड c कॉमा 3। ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स a एंड b। ठीक है ना? यहां तक बात क्लियर हो रही होगी। अब बात आती है कि
ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? तो बेटा जब भी हम कभी दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं तो जो एलिमेंट्स हमें मिलेंगे एज अ रिजल्ट, वो एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या नाम देते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। यानी ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। अच्छा, इनका नाम ऑर्डर्ड पेयर क्यों रखा गया है? इनका नाम ऑर्डर्ड पेयर इसलिए रखा गया है क्योंकि इन एलिमेंट्स में जो पहला कंपोनेंट है वो पहले सेट का होगा और जो दूसरा कंपोनेंट है वो दूसरे सेट का होगा। इस वजह से इनको ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। ठीक है ना? अगर इन केस मान लीजिए कि मैंने यहां लिख दिया 1 ए, 1 ए, तो 1 ए लिखने का मतलब ये हो जाएगा कि जो 1 है वो सेट ए का है और जो ए है वो सेट बी का है। ठीक है ना? यहां तक बात क्लियर हो रही है? इसके बाद बात आती है रिलेशंस की। किसकी बात आती है? रिलेशंस की। कि भाई रिलेशंस क्या होते हैं? तो मैं आपको बता दूं बेटा कि जो रिलेशन होता है ना, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो रिलेशन होता है ना वो ए क्रॉस बी का ही सबसेट होता है। एंड व्हाट इज ए क्रॉस बी? इट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ए एंड बी। ए क्रॉस बी क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है। किसका? सेट ए और बी का। और अभी भी हम लोगों ने जाना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है ना? तो जो रिलेशन है वो रिलेशन ए क्रॉस बी का ही सबसेट होता है। अब कहोगे ये तो रटने वाली बात हो गई भाई, हम कैसे समझे कि क्या है रिलेशन? बेटा रिलेशन हमें बताता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के जिन एलिमेंट्स को हम ले रहे हैं उन एलिमेंट्स के कंपोनेंट्स में क्या रिलेशन है, वो एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है। मैं थोड़ी देर 4,2 8,4 ये हमारा रिलेशन है। ठीक है ना? यानी कि ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट्स हमने लिए हैं ये दोनों, ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट्स हमने लिए हैं ये दोनों, इनमें रिलेशन क्या है? r इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट x इक्वल्स टू 2i, x इक्वल्स टू 2i where x belongs to a and y belongs to b। मतलब हम x कॉमा वाई में ऐसे x कॉमा कुछ x कॉमा वाई जो हम एलिमेंट ले रहे हैं वो कुछ ऐसे हैं कि x जो है वो y का 2 गुना है ना? यानी कि यहाँ पे जो एलिमेंट हम ले रहे हैं उनके बीच का रिलेशन हमने क्या बताया? ये बताया कि x इक्वल्स टू 2i, जहाँ पे x यानी कि जो पहला एलिमेंट है वो किसका होगा? पहले सेट का होगा। y जो दूसरा एलिमेंट है वो किसका होगा? दूसरे सेट का होगा। ठीक है ना? ये होता है रिलेशन। अब ध्यान दीजिए कि हमेशा किसी भी रिलेशन में जो x कॉमा वाई मैंने लिखा है ये सेकंड कंपोनेंट को बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। और जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं प्री इमेज। क्या बोलते हैं? प्री इमेज। ठीक है ना? जो सेकंड कंपोनेंट होता है उसको इमेज बोला जाता है और जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है उसको प्री इमेज बोला जाता है। आइए अब जानते हैं कि डोमेन क्या होता है। व्हाट इज डोमेन? डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ये तीनों जानने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू कोशिश करता हूं बताने की। अगर मान लीजिए कोई सेट हमने लिया A जिसमें कि 1, 2 और 3 मैंने एलिमेंट्स लिए, कोई सेट मैंने लिया B जिसमें कि 4, 5, 6 मैंने एलिमेंट लिया। ठीक है ना? अब एक रिलेशन में ले रहा हूं जिसमें मैंने एलिमेंट्स लिए हैं कौन कौन से? 1,4, 1,5, ठीक है, 1,6 है ना? उसके बाद 6 नहीं, ये नहीं ले रहा हूँ, ये वाला नहीं ले रहा हूँ। 2,4, 2,5 ये एलिमेंट्स मान लीजिए हमने लिए। ठीक है ना? तो अब इसमें डोमेन क्या होगा? डोमेन
डोमेन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी रिलेशन सेट, कोई रिलेशन है R तो उसका जो डोमेन होगा उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पे जो डोमेन होगा ना, डोमेन इज द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है ना, सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ईच एलिमेंट, यानी कि सारे एलिमेंट के जो पहला कंपोनेंट है उनको अगर एक ग्रुप में रख दिया जाए, उनको अगर एक सेट में रख दिया जाए तो दैट इज द डोमेन ऑफ द रिलेशन। जैसे कि यहाँ पे पहला एलिमेंट कौन है, 1 है, ठीक है, और कौन है, 2 है, ये आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया, ये आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया। अब इसके बाद बात आती है किसकी, रेंज की, है ना। इसी को हम बोल सकते हैं ऐसे, सेट ऑफ प्री इमेज, सेट ऑफ प्री इमेज, सेट ऑफ प्री इमेज इज द डोमेन ऑफ अ रिलेशन, ठीक है ना। अभी फंक्शन की जब डोमेन, फंक्शन, किसी फंक्शन में हम डोमेन की बात करेंगे तो वहाँ पे जो होता है पहला सेट ही पूरा का पूरा डोमेन बन जाता है। वो इसलिए कि फंक्शन की कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। लेकिन फिलहाल यहाँ पे रिलेशन के लिए जो डोमेन होगा वो क्या होगा कि सेट ऑफ प्री इमेज, सेट ऑफ प्री इमेज इज द डोमेन ऑफ एनी रिलेशन। अब इसके बाद बात आती है रेंज की। तो रेंज, व्हाट इज रेंज, इट इज अ सेट ऑफ इमेज, सेट ऑफ इमेज। जैसे यहाँ पे इमेज क्या क्या है भाई, 4 और 5, सिर्फ इमेज यहाँ पे क्या है, 4 एंड 5। बेटा ध्यान देना, डोमेन मैंने कहा कि सेट ऑफ प्री इमेज, रेंज मैंने कहा सेट ऑफ इमेज, यानी कि पहले कंपोनेंट्स का जो सेट होगा वो डोमेन होगा, बाद वाले कंपोनेंट्स का जो सेट होगा वो रेंज होगा। अब बात आती है कोडोमेन की, किसकी, कोडोमेन की। तो कोडोमेन में जो हमारा दूसरा सेट आता है ना, दूसरा सेट मतलब ये B, ये R हमने क्या लिखा था, जो R था हमारा ये क्या था, ये A क्रॉस D ही तो था, ठीक है ना। तो जो ये दूसरा सेट है ना, ये हो जाता है हमारा कोडोमेन, ये क्या हो जाता है, कोडोमेन हो जाता है, ठीक है ना। हमेशा यहाँ पे रेंज कितना भी हो, कुछ भी हो, बस जो कोडोमेन होगा वो हमारा दूसरा सेट होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। ये हो गया आपका डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो मेनली आप डिफरेंस जान लीजिए, रेंज जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सारे एलिमेंट का दूसरा यानी कि दूसरा कंपोनेंट ही होता है, यानी कि इमेज का सेट ही हमारा रेंज बनता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कोडोमेन की, तो कोडोमेन इज द सेकेंड सेट, यानी कि अगर हम A क्रॉस B निकाल रहे हैं तो जो दूसरा सेट है इसमें से वो पूरा का पूरा सेट आपका कोडोमेन बन जाता है, ठीक है ना। ये हो गई बात आपकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज की। अब बात आती है सम पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ रिलेशन की। किसकी बात आती है, सम पार्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन की। सबसे पहला है आपका एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन। इसी को हम लोग नल रिलेशन भी बोलते हैं या वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये होता क्या है, ये होता है ऐसा एक रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट आए ही ना। जैसे मैं मानता हूं 1, 2, 3, ठीक है ना। B मानता हूं 4, 5, 6। अब मैं एक रिलेशन लिखने वाला हूं x, y सच दैट, मैंने एक रिलेशन लिखा x, y सच दैट कि भाई x इज ग्रेटर देन y, वेयर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। यानी कि अब हमें x, y टाइप के एलिमेंट्स चाहिए जहां पे x y से बड़ा हो। हमको ये पता है कि जो x मैं ले सकता हूं वो सेट A से ही ले सकता हूं, सेट y जो एलिमेंट ले सकता हूं वो मैं सेट B से ही ले सकता हूं, ठीक है ना। तो अब बताइए इस रिलेशन में कोई ऐसा एलिमेंट आएगा, ठीक है, इसमें ऐसा कोई भी नंबर है जो इसके एलिमेंट से बड़ा है, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है ना। तो सिंपली ये बस ऐसे ही करके छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि यहां पे कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं। तो इसे हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन या नल रिलेशन या वॉइड रिलेशन। जैसे आप पिछले साल एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट के नाम से जानते थे, उसी को आप एम्प्टी रिलेशन, नल रिलेशन, वॉइड रिलेशन के में भी आप एक्सटेंड कर रहे हैं। अच्छा,
या तो मैं ऐसे कर दूं और या तो मैं इसी को सिंप्लीफाई लिख दूं। आपको पता होगा कि नल सेट को हम लोग फाई से डिनोट करते थे। तो एक्चुअली रिलेशन भी क्या होता है, रिलेशन भी तो एक सेट ही होता है जिसमें एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में होते हैं, बस इतना ही फर्क है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका एम्प्टी रिलेशन, नल रिलेशन या वॉइड रिलेशन। अब इसके बाद बात आती है यूनिवर्सल रिलेशन की। तो यूनिवर्सल रिलेशन ये होता है जब भी कभी एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के सारे एलिमेंट से रिलेटेड हों तो हम उसे यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। जैसे 1,4, 1,5, 1,6, 2,4, 2,5 एंड 2,6। ये हो गया आपका कि इसके तीनों एलिमेंट्स, एक मिनट, 1, ये हो गया। इसके बाद 3,4, 3,5 एंड 3,6। अब यहां पे क्या है कि इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो इस सेट के सारे एलिमेंट से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। तो ऐसे रिलेशन को हम नाम देते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। बात समझ में आ रही है। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ every element, each and every element of A is related to every element of B। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या नाम देते हैं बेटा, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है ना। इसके बाद बात आती है आइडेंटिटी रिलेशन की। किसकी बात आती है, आइडेंटिटी रिलेशन की। तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन में अगर हम कोई सेट ले रहे हैं 1, 2, 3, तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स आते हैं वो A टाइप के आते हैं, A टाइप के आते हैं, जहां पे A किस में होगा, A बिलोंग्स टू द सेट, जिस सेट से हम ले रहे हैं। तो यहां पे जो आपका R हो जाएगा वो हो जाएगा 1,1, 2,2 एंड 3,3, ठीक है ना। अगर इनके सिवा मैं कुछ भी और यूज कर दूं, कोई और भी अगर एक एलिमेंट ऐड कर दिया इसके सिवा, तो फिर ये हमारा सेट आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो पाएगा, ये रिलेशन हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, ठीक है ना। आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ इतना ही होता है कि जब किसी सेट के एलिमेंट्स को हम कोई सेट है अगर A जिसमें कि कोई एलिमेंट A है, तो आइडेंटिटी रिलेशन लिखने के लिए हम A ही टाइप के रिलेशन के एलिमेंट्स को हम लिखेंगे, इसके सिवा और कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो बेटा आज हम लोगों ने यहाँ पे कुछ रिकैप किया, कुछ थोड़ी सी चीज़ें नई पढ़ी हैं। अब हम लोग आगे और नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे मैं आपको बताऊँगा। तब तक आप इसको बुक से, रिफ्रेशर से और कुछ वीडियो से देख के कुछ ना कुछ सीखते रहिए। फिर आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।